हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका हो शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोग का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि वक्त चल रहा है COP26 का। उसी दौरान में भारत सरकार द्वारा क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर निकाला गया है। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं, इस सेशन के ऊपर चर्चा करना शुरू करते हैं। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास में जुड़ सकते हो। रोज सुबह 11:30 बजे पॉलिटी की क्लास मेरे ही द्वारा ली जाती है। आप क्लास की अपडेट जो है वो SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पा सकते हो। यहीं पे आपको क्लास की PDF भी अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर के बारे में। पर उसके पहले हमको यह समझना जरूरी है कि क्लाइमेट इक्विटी क्या है। और अक्सर ये खबरों में सुनने को मिलता है क्लाइमेट इक्विटी, इसका मतलब क्या है? तो देखो भैया बात ऐसी है कि हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि विश्व का तापमान बहुत तेजी से बदल रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है। और ये हमको कैसे समझ में आ रहा है? हमको समझ में आ रहा है वेदर के बदलने के कारण। हमको समझ में आ रहा है समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, हमको समझ में आ रहा है कहीं पे बर्फ पिघल रही है, हमको समझ में आ रहा है कि कई जगह पे फॉरेस्ट फायर जैसे केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे भारी बारिश है तो कहीं पे सूखा है। ये सब क्लाइमेट की तरफ से एक रेड अलर्ट है। पर ये सारी चीजें क्यों हैं, किस लिए हो रही है? ये सारी चीजें हो रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, ग्रीन हाउस एमिशन के कारण। ये वो गैसेस हैं जो कि कई सारे देशों द्वारा इमिट की गई हैं अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका लिंकेज डायरेक्ट किससे है? इकोनॉमिक ग्रोथ से। क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो काफी ज्यादा अनसस्टेनेबल है, जिसके अंदर काफी ज्यादा धुआं वगैरह निकला है, जिसके अंदर क्या हुआ है? भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस निकली है। और इस ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या हुआ है साहब? तापमान बढ़ा है। पर ये ग्रीन हाउस गैसेस का रिलेशन किससे है? इकोनॉमिक ग्रोथ से। अब इकोनॉमिक ग्रोथ की जब मैं बात करता हूं तो विश्व दो भाग में बट जाता है। एक हो जाता है डेवलप्ड देश और एक हो जाते हैं डेवलपिंग देश। डेवलप्ड देश ये वो देश है जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुकी है, तो डेवलपिंग देश वो देश है जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अभी हो रही है। और विश्व का तापमान बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो काफी मात्रा में इमिट हुई है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैस होती है ना, इनकी एक और खासियत होती है, इनका लॉन्ग रेसिडेंस टाइम होता है। लॉन्ग रेसिडेंस टाइम का मतलब क्या है कि इमिट होने के बाद इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रहती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो वो लगभग 150 सालों तक इन्वायरमेंट के अंदर रहती है, वो नष्ट नहीं होती। अब कल अगर कार्बन का इमिशन हुआ है तो वो आने वाले भविष्य के अंदर तापमान बढ़ाएगा। आज का जो तापमान बढ़ रहा है वो पुराने समय में जो कार्बन का इमिशन हुआ है उसके कारण हो रहा है। और आज जब मैं कार्बन के इमिशन को कंट्रोल करने की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर का तापमान कैसे कंट्रोल करना है। आज अगर कार्बन का इमिशन कंट्रोल करूंगा तो मैं फ्यूचर के तापमान को कंट्रोल कर पाऊंगा, उसके अंदर जो बढ़ोतरी हो रही है उसको कंट्रोल कर पाऊंगा। अब मेरे ही इस एक पॉइंट के अंदर एक लाइन को समझना कि आज का जो तापमान बढ़ रहा है उसका कारण है पुरानी इकोनॉमिक ग्रोथ, पुराना एमिशन। पुराना एमिशन का डायरेक्ट रिलेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ से। और पुराने समय में इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी हुई है? डेवलप्ड देशों की। मतलब ये जो इमिशन किया है ये किसने किया है? डेवलप्ड देशों ने। पर क्या डेवलपिंग देशों ने ये इमिशन किया है? नहीं, डेवलपिंग देशों ने पहले रूप से इमिशन कम किया, ऐतिहासिक रूप से। दूसरा भी आप देखोगे तो भैया डेवलपिंग देशों का कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ और आज इनको अपना डेवलपमेंट करना है, तो इनको डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा कार्बन का एमिशन तो करना पड़ेगा। अब डेवलपिंग देशों को अपना कार्बन का एमिशन करना पड़ेगा, तो अब जब डेवलपिंग देश अपना एमिशन कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से डेवलप्ड देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि ये जो इमिशन है उसको कंट्रोल कौन करे? ये करे। मतलब यहां डेवलपिंग देशों से जो कार्बन का इमिशन हो उसे वापस से कौन ले ले? खींच ले डेवलप्ड देश। ऐसा क्यों करे साहब? ऐसा इसलिए करे क्योंकि एक सीधा सा रिलेशन है डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में। आप इंडिया को ही इमेजिन करना और ये बात समझने की कोशिश करना कि इंडिया आज भारी मात्रा में कोयले पे डिपेंडेंट है अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब इंडिया एकदम से ग्रीन एनर्जी की तरफ थोड़ी जा सकता है क्योंकि इंडिया के पास में इतना बजट ही नहीं है, इतने पैसे ही नहीं है। या तो इंडिया अपना दूसरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना सकता है या फिर ग्रीन एनर्जी की तरफ जा सकता है। मतलब या तो वो डेवलपमेंट कर सकता है या वो क्या कर सकता है? इन्वायरमेंट को बचा सकता है। किसको बचा सकता है? इन्वायरमेंट को। अब भैया जिम्मेदारी क्या बनती है? जिम्मेदारी ये बनती है कि डेवलप्ड देशों ने जिन्होंने अपना एमिशन पहले करके डेवलपमेंट कर लिया है,
उनकी जिम्मेदारी बनती है एनवायरमेंट को बचाने की, उनकी जिम्मेदारी बनती है एमिशन को कम करने की, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बाकी देशों को भी पैसे दे, डेवलपिंग देशों को पैसे दे ताकि वो अपने एनवायरमेंट को बचा सके। पर हो क्या रहा है साहब? हो ये रहा है कि डेवलप्ड देश ज्यादा एमिशन कर रहे हैं बावजूद इसके कि उनका डेवलपमेंट हो चुका है। आप देखोगे तो आप देखो यूनाइटेड स्टेट्स लगभग 15% आज भी एमिशन कर रहा है। यूरोपियन यूनियन भारी एमिशन देखने को मिलेगा। चाइना का 28% के आसपास एमिशन देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखो इंडिया जो है वो तीसरा सबसे बड़ा इमिटर है। 7% के आसपास एमिशन भारत के अंदर होता है। अब डिफरेंस देख रहे हो 28, 15 और 7। हालांकि हम लोग तीसरे सबसे बड़े इमिटर है, पर डिफरेंस देखो। दूसरा, अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखोगे तो इंडिया छठा सबसे बड़ा एमिटर है। पर इंडिया इतना एमिशन कैसे कर रहा है? इंडिया एमिशन कर रहा है क्योंकि उसकी आबादी पे जो जाता है, अगर मैं पर कैपिटा एमिशन की बात करूं तो इंडिया का वन ऑफ द लोवेस्ट है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के द्वारा जो इमिशन होता है, अमेरिका का हर व्यक्ति जो इमिशन करता है, पर कैपिटा जो इमिशन होता है, वो अफ्रीका के इथोपिया के 108, इथोपिया के अंदर जो 108 लोग एमिशन करते हैं ना, उसके बराबर अमेरिका के एक व्यक्ति का एमिशन। भारी इनइक्विटी है, भारी इनइक्वालिटी है। आप देखिए जरा, इसी कारण से भारत का बार बार कहना क्या है और पूरे विश्व के डेवलपिंग देशों का कहना क्या है कि डेवलप्ड देशों की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पर डेवलप्ड देश है कि मानने को तैयार नहीं है। COP26 की अभी मीटिंग चल रही है, उसी दौरान में इसी क्लाइमेट इक्विटी को दर्शाने के लिए भारत ने एक मॉनिटर निकाला है। इस तरीके का ये मैप टाइप्स है जिसके अंदर ये बताया गया है कि कौन सी कंट्री कितना एमिशन कर रही है ऐतिहासिक रूप से। आप देखोगे तो 1850 से यहां पे शुरू किया गया, 1900, 1950 और 2000, और आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो यू विल ऑब्जर्व अ ब्यूटीफुल थिंग। आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये ब्लू कलर सबसे ऊपर वाला जिसका है, ये है अमेरिका। ये जो नीचे पिंक कलर है, ये है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका पुराने समय से एमिशन कर रहे हैं, पूरा विश्व नहीं कर रहा। पूरा विश्व ये रहा, ये दोनों पुराने समय से एमिशन कर रहे हैं और इनका एमिशन कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। फिर आपको दिखेगा 1990s का समय। 1990s का ये कौन सा समय था साहब? ये वो समय था जिस दौरान में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज बना। जब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज बना तो इस दौरान में क्योटो एग्रीमेंट भी हुआ था, और क्योटो एग्रीमेंट ने क्या बताया था कि डेवलप्ड देशों की जिम्मेदारी ज्यादा है तो वो अपने एमिशन को कम करे, और डेवलपिंग देश जो है वो अपना डेवलपमेंट करने की कोशिश करे और वो थोड़ा सा अपना एमिशन कर सकते हैं। मतलब डेवलप्ड देश जो अपना एमिशन कम करेंगे तो एक गैप क्रिएट होगी, कम एमिशन होगा, उस गैप को फिल करेगी डेवलपिंग कंट्रीज, जिसके अंदर आपको चाइना जैसे देश देखने को मिलेंगे। तो इन देशों ने क्या किया, आप चाइना वगैरह का देखोगे तो चाइना और इनका आपको इसके बाद देखने को मिलेगा, ये जो एमिशन है ये चाइना का, ये बहुत तेजी से बढ़ा। आप इंडिया का एमिशन देखोगे तो ये इंडिया का एमिशन है, ये रहा, ये जा रहा भाई साहब इंडिया का एमिशन, तो ये इंडिया का एमिशन है। इंडिया का एमिशन भी भारी तेजी से बढ़ा, ठीक ठाक, मतलब आप चाइना और यूएस के मुकाबले देखोगे तो हमारा कम ही है, पर फिर भी एमिशन जो है वो तीसरे सबसे लार्जेस्ट नंबर पे हमारा देखने को मिल रहा। मतलब डेवलपिंग देशों ने अपना एमिशन बढ़ाया है, पर जो डेवलप्ड देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको अपना एमिशन कम करना था, तो उन्होंने अपना एमिशन कम किया ही नहीं। आप ये यूरोपियन यूनियन देख रहे हो, ये अमेरिका देख रहे हो, इनके द्वारा इतना एमिशन कम हुआ ही नहीं, और डेवलपिंग देशों ने भारी एमिशन कर दिया। उसी दौरान में क्या आया साहब, पेरिस एग्रीमेंट आया। अगर क्योटो एग्रीमेंट की बात करूं, क्योटो एग्रीमेंट क्या कह रहा था कि सबका गोल कॉमन है, एनवायरमेंट को कंट्रोल करना है, पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि डेवलप्ड देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, डेवलपिंग की कम है। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट आ गया, जिसने क्या बोला कि नहीं है भैया इक्वल है सब। इसने बोला कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होगा, हर एक देश अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन डिसाइड करेगा। क्योंकि ये आ गया तो आपको देखने को मिलेगा कि डेवलप्ड देशों ने अपना एमिशन कम नहीं किया और डेवलपिंग देश जो हैं वो अपना एमिशन बढ़ाते चले गए, जिसके बाद एनवायरमेंट में ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिल रही है। ये कौन बता पा रहा है? ये मॉनिटर बता पा रहा है। ये मॉनिटर ये भी बता रहा है कि कुछ देश ऐसे हैं जो पुराने समय से कार्बन के अंदर काफी ज्यादा इमिशन कर रहे हैं, उनकी आबादी के मुकाबले उनका इमिशन बहुत ज्यादा है। मतलब उन्होंने जो कार्बन का इमिशन किया है वो ऑलरेडी कार्बन डेप्थ में, मतलब अपने हिस्से से ज्यादा इमिशन कर लिया, मतलब दूसरे के बाटे का भी इमिशन कर लिया, इस कारण से कार्बन डेप्थ में।
वहीं दूसरी तरफ कई सारे डेवलपिंग देश ऐसे हैं जो कार्बन क्रेडिट में है, मतलब इन्होंने जितना इनको इमिशन करना था, जिनका इनका हक था, जितनी इनकी भागीदारी थी, उससे भी इन्होंने कम एमिशन किया है। ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है एक मॉनिटर, किसके द्वारा निकाला गया है? क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये क्या कर पाएगा? क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये COP26 मीटिंग के जस्ट पहले लेके आया गया है। और जब ये COP26 मीटिंग के जस्ट पहले लेके आया गया है, तो जो भारत बार बार कहता आ रहा है कि डेवलप्ड देशों की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये मॉनिटर वो दर्शा पा रहा है कि हाँ, तुम्हारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि तुमने पुराने समय से इमिशन किया हुआ, और तुम्हारी वजह से ही क्लाइमेट के अंदर सारी बर्बादी आ रही है। दूसरी तरफ ये हमारे देशों को, हमारे जैसे डेवलपिंग देशों को मौका देगा कि हमारा भी डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि सीधी सी बात है, भारत अपना कार्बन का इमिशन हाथों हाथ कम नहीं कर सकता। आज ही की खबर है साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 की मीटिंग के अंदर कह दिया है कि हम लोग नेट जीरो एमिशन पे जाएंगे, पर 2070 तक जाएंगे, क्योंकि आज नहीं जाया जा सकता। पहले ही हमारे यहाँ पे गरीबी है, पहले ही हमारे यहाँ पे भूखमरी है, पहले ही हमारे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन है, हमारे पास और कई सारी चीजें जिनको टैकल करना है। उनको टैकल करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एमिशन हमारा होगा। वहीं दूसरी तरफ वो देश हैं जो ऑलरेडी प्रॉस्परस हैं, उनके पास पहले ही पैसे हैं, उनका पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है। जो उनके पास पैसे हैं उनको इंडिया जैसे देशों के अंदर लगाना चाहिए, ताकि इंडिया जो है अपना वो एक रेजिलिएंट कैरेक्टर बना सके, जिसके अंदर वो डेवलपमेंट के साथ में एनवायरनमेंट को भी बचा सके। मतलब फाइनेंस टेक्नोलॉजी डेवलप देशों के द्वारा ट्रांसफर की जानी चाहिए। और ये बात हुई भी थी पिछली मीटिंग में कि $100 बिलियन का एक फंड बनेगा, पर वो फंड अभी तक बना नहीं है। वो चीज जो है इंडिया जो है उसका, इंडिया और डेवलपिंग देशों का मुद्दा जो है वो COP26 मीटिंग के अंदर इस मैप के कारण एक बड़े पैमाने में उठ सकता है। ये जो मैप बनाया गया है, ये जो मॉनिटर बनाया गया है क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, ये क्लाइमेट चेंज ग्रुप ऑफ MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के अंदर बनाया गया है, जो कि चेन्नई के अंदर है। और आपको देखने को मिलेगा इसके साथ में द नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के अंदर है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये चीज बनाई गई है। और ये क्या है साहब? ये एक ऑनलाइन डाटाबेस है, आप समझ पा रहे हो, जो क्या कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे ये बता रहा है कि क्लाइमेट एक्शन के अंदर इक्विटी कैसे आएगी। ये बता रहा है कि इनइक्वालिटी किसकी है, किसने ज्यादा एमिशन किया है, किसने कम। इनइक्वालिटी दर्शा रहा है किसका एमिशन ज्यादा है, किसका कम। कहाँ इनइक्वालिटी दर्शा रहा है, किसकी एनर्जी के अंदर कैसा है। कहाँ इनइक्वालिटी दर्शा रहा है, किसने रिसोर्सेज का ज्यादा कंजप्शन किया, किसने कम किया। ये कौन दर्शा पा रहा है? आपको जो मैप बताया वही दर्शा पा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मॉनिटर है। हालांकि आप ये भी देखोगे कि COP26 की ये जो मीटिंग हो रही है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो मीटिंग हो रही है, जो ग्लासगो के अंदर स्कॉटलैंड के अंदर देखने को मिलेगी, उसने भी इस चीज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है और कहा है कि इंडिया की ये वेबसाइट जो है वो काफी अच्छी है और COP26 की मीटिंग के अंदर ये काफी ज्यादा हेल्प करने वाली। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। साथ में लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो। इतना ही नहीं, आप लोगों के लिए अभी लाइव मेंटरिंग जो प्लेटफॉर्म है वो आपको अनअकैडमी देखने को मिलेगा। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको 1-on-1 मेंटरशिप देखने को मिलती है। आप एजुकेटर से सवाल पूछ सकते हो अपने हाथ उठा के क्लास के अंदर ऑडियो के जरिए। इतना ही नहीं, आपको क्लास के बाद कोई डाउट आता है, आप क्या कर सकते हो साहब, आप उसके साथ में 1-on-1 डाउट सॉल्विंग जो है वो कर सकते हो। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कोड जो है वो यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 मेरा कोड है, जिसके बाद आपको अनअकैडमी के ऊपर डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।